चलो, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम मैथ की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन को लिया है और ये 20 क्वेश्चन किसी न किसी पैटर्न पर आधारित है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक पैटर्न को अच्छे से समझना है। अगर आप पैटर्न समझ जाते हैं क्वेश्चनों को कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी टाइप में संख्याएं पलटी होती है, क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, तो हमें हर एक क्वेश्चन के टाइप को समझना है और उस तरह के क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेषफल, शेष यानी शेषफल ही होता है, 36 है। तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? किसी संख्या को किससे भाग दे रहे, पहले 51 से भाग दे रहे, तब शेषफल कितना आता है? 36 आता है। अगर उस संख्या को 17 से भाग देते, इस 51 की जगह किससे भाग देते? 17 से, तो शेषफल कितना होगा? तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें संख्या पता नहीं है, तो हमने संख्या ले ली कि x है। क्या ले लिया संख्या? हमने एक संख्या x ले ली और जिसमें भाग दे रहे हैं 51 यानी 51 से भाग दे रहे हैं, तो इसका जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। यही कहा है पहले। फिर इन्होंने बोला है कि इस संख्या को 51 से ना भाग दे के किससे भाग दिया? 17 से भाग दें, तब शेषफल क्या होगा? तो हम इस संख्या को, जो शेषफल बचा था, उसी में हम 17 का भाग देंगे। उसी में किससे भाग देंगे? 17 से भाग देंगे। 17 दूनी 34 है। इस तरह से हमारा जो शेषफल बच रहा है फाइनल, वो कितना बच रहा है? 2, यानी 2 आंसर इसका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है। एग्जाम आते रहते हैं, क्वेश्चन रिपीट होके ही आते हैं ज्यादातर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 100 तक की कुल संख्याएं जो 2 या 5 से विभाजित होती हैं, वे संख्या कितनी है? संख्या है कितनी? संख्या है, गिनती में बताना है तुमको। कहां से बात हो रही है? 100 तक की बात हो रही है, तो कहां से? 1 से लेके 100 तक है। ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग चला जाए? या लगा है यहाँ पे, या 5 का। अगर इस या को हटा दिया जाता तो क्वेश्चन अलग हो जाता। क्वेश्चन में क्या आता? अगर क्वेश्चन में इस या को हटा के और कर देते तो क्वेश्चन कुछ अलग हो जाता और इसका आंसर भी अलग आता। दोनों में अंतर समझना है। अगर यहाँ पे और कर देंगे तब आंसर इसका अलग आएगा, और या लगाए तब आंसर इसका अलग आएगा। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजें समझना है। तो अभी हम पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? अभी फिलहाल या दे रखा है, दिया है, तो उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि 100 में 2 से भाग जाने वाली संख्या कितनी है? 100 तक 2 से भाग जाने वाली संख्या कितनी मिलेगी? तो हम 100 में किसका भाग देंगे? सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 पंचे 10 और 0 बचा, तो ये 50 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 2 का भाग चला जाएगा। अब वो संख्या पहली अगर देखी जाए, 100 तक की बात हो रही, तो पहली संख्या क्या होगी? इसी तरह से 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डेड डेड डैश करके 100 भी इसी में शामिल है। ये संख्या 50 है जिसमें 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब 5 का भाग जाने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें हम 5 का भाग देंगे, किस में देंगे? उसी संख्या में जो 100 था, दोनों को अलग अलग भाग देके फिर बाद में जोड़ देंगे। 5 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, सीधा कट किया इसको, 20 बार गया।
तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है इन दोनों को जोड़ने से 50, 2 से विभाजित और 5 से विभाजित वाली संख्या कितनी है 20 है। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है 70, लेकिन आंसर 70 नहीं है। जब भी या लगा है ना तो एक और करना है काम में, इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है इन दोनों का एलसीएम से और भाग देना है, उस संख्या को इसमें से घटाएंगे। जो या वाली संख्या है दोनों संख्याओं का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम इसमें से माइनस करना है। जो भी हमारा आंसर है इन दोनों को जोड़ के उनमें से उन दोनों संख्याओं का एलसीएम किनका लेना है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10। कितना आ गया 10। तो अभी 100 में 10 का भाग और देंगे, इस 100 में किसका 10 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा 10 100। तो हमें इसमें से जो एलसीएम 10 आया वो हमें यहां से घटा देना है, तो आंसर कितना आएगा 60। फाइनल आंसर 60 होगा। अब ये 10 घटाने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए 2 के पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 2 का पहाड़ा कभी अंत नहीं होता। 2 का जैसे पहाड़ा 10 तक ही याद करते हैं, लेकिन 2 के 10 के बाद भी तो है 12 है, 2 का भाग चला जाएगा फिर इसके बाद में। तो 10 संख्या हमारे 2 के उसमें भी आएगा, 20 भी संख्या यहाँ पर है जिसमें हमने इसमें ले लिया शामिल कर लिया। और यहाँ 5 से जब हम भाग दे रहे थे, 5 से भाग दे रहे थे तब भी देखिए 5 10 15 20 इस तरह से संख्या आएगी। कहां तक आएगी 100 भी इसमें ले लिया। तो कुछ संख्या हमारी डबल आ गई थी। डबल कितनी आ गई 10 बार 10 संख्या ले ली थी, इसलिए हमने इसको 10 को यहाँ पे माइनस कर दिया। तो आंसर कितना हो जाएगा। अगर उन्होंने ये बोला होता कि 2 या 5 से विभाजित, उसकी जगह पे और कर देते 2 और 5 दोनों से विभाजित संख्याएं कितनी है, तब हम इनका सिर्फ एलसीएम से ही भाग देते और आंसर कितना टिक कर देते 10। 2 और 5 और की बात है, यानी दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तब सिर्फ आंसर कितना तो 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। क्लियर है ये बात, क्लियर है सबके। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरा किस तरह का है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी वह संख्या जो अंकों 7 5 4 8 तथा 0 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। यहां पर ही बोला है कि 5 अंक, यहाँ पर डॉट नहीं है, 5 अंकीय क्या बताना है, एक आपको संख्या बनानी है जो इन अंकों के प्रयोग से, जो दिए गए इन अंकों के प्रयोग से बनाई जा सकती है। बड़ी से बड़ी बनाना है। 2 तरह के बनते हैं इसमें भी क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, एक तो ये पूछ सकते हैं कि बड़ी से बड़ी सम संख्या, एक क्या पूछ सकते हैं विषम पूछ सकते हैं, सम या विषम। बड़ी से बड़ी की बात हो रही तो ये 2 क्वेश्चन बड़ी से बड़ी से पूछ सकते हैं, और 2 क्वेश्चन इसमें छोटी से छोटी के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी करना है तो बड़ा अंक पहले लेना है, छोटी से छोटी करना है छोटे अंक से शुरू करना है। बड़ी से बड़ी में क्या चलेगा, बड़ा अंक से घटता क्रम लिखेंगे, और छोटी से छोटी के लिए क्या करेंगे, छोटे अंक से बढ़ता क्रम लिखेंगे। लेकिन अगर 0 को शामिल किया है तो 0 से शुरू नहीं करेंगे। 0 से शुरू किसी भी संख्या को, जैसे ये संख्या अगर 0 से शुरू कर देंगे तो अभी 5 अंक की संख्या नहीं बची, इस 0 का महत्व खत्म हो जाएगा, 4 अंक की बचेगी। चलो देखते हैं, ये 2 चीजें समझ में आ गई। बड़ी से बड़ी में 2 चीजें हो सकती हैं, सम और विषम संख्या। अभी सिर्फ पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है इन अंकों का प्रयोग करके।
तो बड़ी से बड़ी बड़ा अंक लेंगे, अंक उठा लें पहले 7, 5, 4, 8 तथा 0। ये 5 अंक हैं। बड़ी से बड़ी बनाना है तो बड़ा अंक पहले 8, 7, क्या बताया था हमने, बड़े से छोटे तरफ अंक लिखेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। 8, 7, 5, 4, 0। तो ये बन गई बड़ी से बड़ी संख्या। आंसर कौन सा है, तीसरा। अगर इसमें विषम पूछ लेते तो इधर से हम देखना शुरू करते कि विषम अंक कहां पर है। सम और विषम अंक तो पता ही होगा, सम और विषम अंक सबको पता होगा। जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है, जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है कैसी होती है, सम होती है। ठीक। और जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता वो कैसी होती है, विषम होती है। अब क्या हम पूरी संख्या में 2 का भाग दे के देखेंगे सम और विषम पता करने के लिए? नहीं। क्या करेंगे, सम के लिए इकाई अंक में ही भाग दे के काम चल जाएगा। इकाई, अब इकाई अंक में क्या क्या हो सकते हैं सम के लिए वो देखिए। 0, 2, 4, 6, 8, बस इतना ही काफी। इकाई अंक में अगर ये सब है तो वो सम संख्या कहलाती है। विषम के लिए कौन कौन से अंक होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 कोई भी होता है संख्या में तो वो विषम संख्या होती है। अगर हमने इसका विषम अंक विषम संख्या पूछी होती बड़ी से बड़ी तो हम इधर जाते, देखते कहां पर सबसे पहले विषम अंक मिलता है। इस संख्या में सबसे पहले विषम अंक 5 मिला है तो हम इसको पलट देंगे, इसको आखिरी में रख देंगे तो ये विषम अंक बन जाए, विषम संख्या बन जाएगी और सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है। अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बड़ी से बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी तब आंसर ये होता। ठीक, दोनों पैटर्न समझ गए हो, आ गया समझ में इतना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो 0.47 का भिन्न रूप है। भिन्न माने आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है इसको। 0.47 इसको भी पढ़े ऐसे ही जाता है। जब भी दशमलव के उस तरफ वाले अंकों को पढ़ा जाता है तो प्रत्येक अंक का नाम लेके पढ़ा जाता है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाता और ऑप्शन दे देते, ऑप्शन दे देते और इसको 47 जैसे पहले बोल दिया होता 0 दशमलव क्या बोल, ऑप्शन लिख देते, एक शून्य बोलते हैं, 0 शून्य लिखते हैं, 0.47 0.47 लिखते, अगर इसको ऐसा लिख देते 0.47 तो ये गलत है, ऑप्शन ये गलत हो जाता है। इसके लिए कैसे पढ़ते हैं, 0.47 प्रत्येक डिजिट को उसके नाम से बुलाया जाता है। दशमलव की उस तरफ, दशमलव के इस तरफ संख्या को संख्या जैसे पढ़ते हैं। 100 है तो 100, 105 है तो 105, पर इसमें नहीं होता। ठीक है। अब हमें तो इसको क्या करना था, भिन्न में बदलना था। तो इस संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हमें इसका दशमलव काटना होगा। तो किसी भी संख्या का दशमलव काटने से पहले ये देखना होता कि दशमलव कितने स्थान पीछे हैं। क्या स्थान पीछे हैं, 1, 2। ये दशमलव कटेगा तो 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 2। दशमलव कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 47/100। ये संख्या आपस में कट नहीं रही, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 47/100, पहला आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ विकर्ण का योग कैसा है, समान है, तो x y z के मान क्या होंगे। ठीक है, इन्होंने बोला कि पंक्ति स्तंभ और विकर्ण, और आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं और विकर्ण क्या होते हैं इस डायग्राम में। तो इस तरह से जो संख्या लिखी है ना, इस तरह से ऐसे में ये क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है। और ऐसे में जो संख्या लिखी है वो क्या कहलाता है, स्तंभ कहलाता है। ठीक है, और जो कोने में ऐसी लिखी है ना, ऐसे में कोना बनाता हूं, ये कहलाता है विकर्ण। अब ये बोलना है चाहे तो इनको ऐसे में जोड़ लीजिए, चाहे इनको ऐसे में जोड़ लीजिए, योगफल कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डायग्राम तो आपके सामने बना है, एक डायग्राम और बना लेंगे, बिल्कुल इसी के जैसा बना लेंगे। क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसलिए डायग्राम बना लिया। और इसमें जो जो अंक आपको दे रखे हैं उनको लिख लेंगे, और जिन्हें निकालना है उन्हें छोड़ देंगे। अभी फिलहाल हमारे सामने ये सब अंक दे रखे हैं, इनको लिख लेते हैं। 9, 4, 11, 8, 7, 6 और 7, ये 3 खाली हैं। यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, या z लिखा, मान पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो चीजें दे रखी हैं, जैसे ये पूरा का पूरा पंक्ति दे रखी है, पंक्ति के तीनों सदस्य दे रखे हैं, तो जोड़ के देख लेंगे तो 15 और 9 24 से कितना हो रहा है, इन सबको जोड़ा तो 24 आ रहा है। ऐसे में भी जोड़ेंगे तो भी 24 होना चाहिए, 11 और 6 17, 17 और 7 24, यहां पे भी 24 हो गया। ऐसे में विकर्ण को जोड़ेंगे तो भी 24 होगा। अभी तो होना ही था, ऐसा तो बोले ही उन्होंने कि चाहे जैसे जोड़ लीजिए आप, आंसर समान आना चाहिए जोड़ने पर। तो अब हम इनको जोड़ना शुरू करते। सबसे पहले इसको निकालते कि यहाँ पे क्या होगा, तो जो दे रखे उनको तो जोड़ ही सकते हैं। 6 और 8 कितना हो गया, 14। 14 में क्या जोड़ दें कि 24 हो जाए, 10। ठीक, तो हमारा x निकल आया 10। अब हमारे पास ये दो चीजें हैं, तो हमारा y निकल आएगा। 9 और 10 कितना हो गया, 19। 19 में क्या जोड़ दे कि 24 हो जाए, 5। तो हमारा y भी मिल गया कितना, 5। ठीक, इसके बाद बचा z। अब z के लिए कोई भी, चाहे ये दोनों जोड़ लीजिए, चाहे ये दोनों जोड़ लीजिए, मिल जाएगा। चलो इन दोनों को जोड़ते हैं। 8 और 4 कितना हो गया, 12 में क्या जोड़ दे कि 24 हो जाए, 12। यहां पर कितना आ गया, 12। तो हमारे तीनों ऑप्शन आ गए, तीनों के मान आ गए जो हमें निकालना था, 10, 5 और 12। ये तुम्हारा आंसर होगा। आंसर देखते नीचे लिखे होंगे 10, 5, 12, दूसरा आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इसको। एक ड्रम का 1/8 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसके की जगह पे क्या होना चाहिए,
इसको, यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारता कितनी होगी। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं। एक ड्रम का 1/8 भाग भरा हुआ है। अगर इसको समझ लिया ना तो क्वेश्चन पूरा समझ लिया कि 1/8 का भरा होने का मतलब क्या है। 1/8 भाग, यानी इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक ड्रम है जिसके हमने 8 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? 8 है। 8 के 8 नहीं भरे, लेकिन 8 में से कितना भरा? सिर्फ एक ही भरा है। तो 8 भाग कर लेते हैं। जी 8 भाग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से भरा कितना है? सिर्फ एक ही भाग भरा है, नीचे वाला। 1/8 भाग क्या है? ये भरा है। इसका मतलब क्या था? 8 में से एक भरा है, तो खाली कितने हैं? 7 भाग खाली है। 1 2 3 4 5 6 7 भाग खाली है। 7 भाग में कितना दूध आ सकता है खाली? देखो, पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, मतलब इसे पूरा भरना है। इतना तो भर चुका, पूरा भरना है, तो इसमें यहां से लेके यहां तक कितना दूध आ सकता था? 28, जो कि 7 भाग के बराबर है। 7 भाग बराबर 28, एक भाग बराबर, काट देंगे इसको, 7 इधर भाग में जाएगा, 7 चौके 28। तो एक भाग में कितना दूध भरा हुआ था? 4 लीटर। कितने भाग थे यहां पर? 8 है। तो 8 भाग में कितना होगा? तो 8 का गुणा, 8 चौके 32। ये तुम्हारे पूरा क्लियर हो गया। यानी अगर इसको यहां से लेके यहां तक भर दिया जाए तो इसमें 32 लीटर दूध ही आ पाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है 95 95 95। यानी जो भी संख्या दे रखी यहां पर वो 9,59,595, ठीक है, या 95 95 95। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जिससे विभाज्य है। तो यहां पर छोटी सी गलती हो सकती है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा ना हो ठीक से। इन्होंने बोला बड़ी से बड़ी, तो हम इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग दे के चेक करेंगे और बड़ी से बड़ी देखेंगे कौन सी संख्या से भाग जा रहा है। तो ऑप्शन में भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसे चेक करेंगे सबसे पहले। तो ऑप्शन में सबसे बड़ी कौन सी है? 47। क्या इस संख्या में 47 का भाग जा रहा है? अगर चला जाएगा तो ये आंसर ठीक हो जाएगा, अन्यथा इसे ना ट्राई करके फिर इससे ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले इसको करें, क्योंकि इससे भी भाग जा सकता है, इससे भी भाग जा सकता है, पर आंसर गलत हो जाए। हो सकता है चारों संख्याओं से भाग चला जाए इसमें, पर वहां तो बड़ी से बड़ी पूछा है उन्होंने। तो हम क्या करेंगे? बड़ी से पहले भाग देंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे कि ये भाग तो चला गया था हमारा, 19 का भाग जा रहा है, जैसे 19 पन्ना 95, 19 पन्ना 95, पर आंसर गलत हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था, गलत कर दिए। तो क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी पूछा है, तो हम इसमें बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे के देखेंगे। 95, 95 और 95। अब इस संख्या में 47 से भाग देंगे। भाग देने पर इसमें भाग 47 का नहीं जा रहा है, आप चेक कर लेना, ठीक है। हमने चेक कर लिया, आप भी चेक कर लेना। इसमें 47 का भाग नहीं जा रहा, शेषफल बचेगा।
शेषफल कितना बचेगा? 43 बचेगा। 43 या 44 कुछ भी बचे, जो भी बचेगा बचेगा। अब बारी किसकी आएगी? 37 की। 37 का भाग जा रहा है इसमें। क्या जा रहा है? 37 का भाग जा रहा है। तो हम इसको भाग करके दिखा देते हैं। उसका भाग नहीं जा रहा था, आप खुद चेक कर लेना। अगर जा रहा होगा तो ऑप्शन ये वाला सही होगा, लेकिन नहीं जा रहा है, चेक कर लिया। 37 का भाग इसमें देने वाले हैं। अब समस्या ये है कि 37 का पहाड़ा नहीं आता, तो अब पहाड़ा बनाना भी सिखा देते हैं, जरूरत पड़ रही है। 37 का पहाड़ा बनाने के लिए हमें 37 का ऐसे लिखा और 3 का पहाड़ा लिख लिया, और यहां पर 7 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौकी 12, 3 पचे 15, 3 छिंग 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24। यही तक लिख लू, जरूरत ही नहीं पड़े को जाना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौके 28, 7 पंच 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। ज्यादा टाइम नहीं लगता, फट से बन जाएगा। 37 एकम 37। इनको बैठ दीजिए, एक अंक छोड़ के इनको ऐसे बैठ लीजिए आप। सिर्फ एक अंक छोड़ देना लास्ट का। और इनको जोड़ लीजिए। अब एक अंक क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 21 का हम एक ही लिखेंगे, बाकी यहां से लिस्ट में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे 14 का कितना लिखा? 4, एक जो था वो इसमें जुड़ गया तो 7। 37 दूनी 74, 9 2 11, 1 1 1, 14 8, 18 5, 22 25, 29। इस तरह से हमने पहाड़ा बना लिया, जरूरत पड़ेगी तो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पहाड़ा पढ़िए 37 का। 95 से ज्यादा ना हो तो 2 बार पढ़ सकते हैं, 1 2। यहाँ पे लिख लिया 74, 1 बचा 2 बचा, उतार लेंगे 9। कितने बार जा सकता है? 5। क्या बार जा सकता है? 1 2 3 4 5, 5 बार जा रहा है। ऊपर लिख लेते हैं इसको। 5 बार में कितना आ रहा है? 185। 4 बचा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, उतारना है 5 को। एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर। 3 नम 27 और 7 नम 63, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। 3 3 3, 9 बार गया। 2 1, उतारना कितना था? 9। ये यहां पर उतर गया, ये यहां पर उतर गया, ये यहां पर। कितने बार जा सकता है? 3 बार। 8 1, उतारना कितना है? 5। कितने बार जाएगा? 5 बार। तो हमारा सामने ये आंसर आ गया। मतलब आंसर क्या होगा? 37 का भाग जा रहा है, इसलिए इसको हमने पहले टिक कर दिया था कि ये बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको विभाजित कर रही है वो कितना है? 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या दे रखी हैं, भिन्न के रूप में दे रखी है। 2/7 और 4/17 का मासा पूछा है। मासा का मतलब होता है HCF।
एफ है। आपसे एचसीएफ पूछा गया है, तो किसी भी भिन्नों का, किन्हीं भी भिन्नों का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो भिन्न में दो चीजें होती है, एक अंश होता है, एक हर होता है। क्या होता है भिन्न में, अंश और हर। अगर एचसीएफ पूछा है तो पहले एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ लेंगे और फिर क्या लेंगे, एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा है तो पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। अगर इसी में उन्होंने पूछा होता एलसीएम तो हम क्या करते, पहले एलसीएम ले लेते फिर एचसीएफ लेते। दोनों चीजें क्लियर हो गई। एचसीएफ पूछा होता तो एचसीएफ पहले, एलसीएम बाद में। एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम पहले, एचसीएफ बाद में। क्लियर हो गई। तो अभी क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे, अंश का। ठीक है, 2 और 4 का क्या लेना है, एचसीएफ। 7 और 17 का क्या लेना है, एलसीएम, और दोनों को भाग दे देना। तो 2 और 4 का एचसीएफ 2 होता है। कितना होता है, 2। दोनों अभाज्य संख्या हैं, 7 और 17 दोनों अभाज्य संख्या है। इनका एलसीएम इनके गुणनफल के बराबर होगा, तो इनका एलसीएम जो होगा 7 गुणा 17। सुना हमने क्या कहा कि अगर दोनों अभाज्य संख्या हैं, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणा के बराबर होता है। तो ये दोनों अभाज्य संख्या थी, इसलिए एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, इनको गुणा कर दो, सीधा एलसीएम आ जाएगा। 17 सत्ते 119 आंसर आ गया आपका। तो यहां पे रख देंगे, एचसीएफ कितना आया, 2। एलसीएम कितना आया, 119। कितना आया, 119। तो ये तुम्हारा आंसर होगा 2/119, चौथा आंसर उधर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सरल कीजिए, इस सवाल को सरल करना है। सवाल आपके सामने कुछ इस तरह से है, 225/30 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह अंडर रूट के अंदर बटे 12। तो 225। अब हमने यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन है तो वर्गमूल निकालना आना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, ये चिन्ह बना हुआ है, इसे पढ़ते हैं हम वर्गमूल। क्या पढ़ते हैं, वर्गमूल। इसके अंदर जो संख्या होती है उसका वर्गमूल निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए वर्ग पता होना चाहिए आपको, कहां से कहां तक की वर्ग कम से कम याद होना चाहिए। तो होना चाहिए 2 से लेकर 25 तक के, ये वर्ग तो पता होना चाहिए, तो वर्गमूल आसानी से निकल जाएंगे। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उससे का उसी से गुणा कर देते हैं। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4, 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9। इस तरह से वर्ग निकाल सकते हैं। अगर हमने वर्गमूल निकालना है किसी भी संख्या का, जैसे 9 का वर्गमूल निकालना है, तो ये किसका वर्ग है, 3 का। ये जो घात लगी है 2 की, इसे हम वर्ग पढ़ते हैं। 2 की घात को क्या पढ़ा जाता है, वर्ग। ठीक है, तो ये किसका वर्ग था, 3 का, तो इसका आंसर 3 हो गया। इसी तरह से क्रम में चले जाओगे तो आपको ये 15 का वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, 15 गुणा 15 बराबर कितना होता है, 225। तो ये किसका वर्ग है, ये वर्ग पढ़ते हैं, किसका वर्ग है, 15 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15। इतने का आंसर। नीचे कितना है, 30 बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह बटे 12। काटेंगे हम इसको।
15 एकम 15, 15 दूनी 30। इसका हर बराबर के दोनों तरफन की संख्या डायरेक्ट कट सकती है। इसका हर 2 इसके हर को काट रहा है। ठीक है, कैसे कट रहा है? 2 एकम 2, 2 छक्के 12। और जो भाग वाली संख्या है बराबर किस तरफ जाएगी? तो काय में जाएगी? गुणा में। यानी ये 6 का गुणा किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो किसके बराबर? 6 एकम 6, क्योंकि इधर तो पूरा कट गया, पूरा कट जाता है तो 1 बचता है। कितना बचता है? 1। और इधर नीचे हर में 6 है, तो 6 1 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालना है, इसका अंडर रूट हटाना है। किसी भी संख्या का अंडर रूट हटाना है तो इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग से क्या हो जाता है? अंडर रूट हट जाता है, तो इस वर्ग से इसका अंडर रूट हट गया। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। आंसर कितना हो जाएगा? 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्या करना है? 2 से लेके 25 तक के वर्ग याद कर लेना है। कभी भी हम पूछ सकते हैं कि 24 का वर्ग कितना होता है, पता होना चाहिए। 25 का वर्ग कितना होता है, पता होना चाहिए। और ज्यादा याद हो अच्छी बात है, कम से कम 25 तक याद होना चाहिए। और पहाड़ी कहां तक याद होना चाहिए? 20 तक, जरूरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। 30 के गुणक हैं। गुणक अगर है, 30 का गुणक है, किसका गुणक है? 30 का। अगर गुणक है तो 30 में भाग चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 30 में भाग चला जाएगा। अगर गुणक है तो, भाग नहीं गया तो वह उसका गुणक नहीं होगा, यानी गुणनखंड नहीं होगा। जब भी अगर किसी संख्या का गुणनखंड है, इसका मतलब उस संख्या में उसका भाग चला जाएगा। अब 30 के गुणक क्या है? इसके ऑप्शन क्या है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ट्राई करना है आपको, तो सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन ट्राई करेंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन ट्राई करेंगे। इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, संख्या भी ज्यादा है। अगर ऑप्शन कटना होगा तो इनमें से किसी भी संख्या से कट सकता है। अगर इससे सबसे भाग चला गया तो ये आंसर टिक कर देंगे। 30 में चेक किया भाग देके, तो 30 में 1 का भाग जा रहा है। हाँ, 1 का भाग जा रहा है 1 का भाग, टिक लगा दिया। 2 का जा रहा है क्या? 2 का भी चला जाएगा, क्योंकि 2 का में आखिरी में 0 है। 2 के भाग का नियम हमने क्या बताया था? इकाई अंक देखेंगे, 2 4 6 8, बस। अगर इकाई अंक में 0 2 4 2 4 6 8 अगर है तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। बिल्कुल गया 2 का भाग। 3 का भाग जा रहा है, 3 दासम 30, 3 का भी जा रहा है। 5 का जा रहा है, 5 छक्के 30 जा रहा है। 6 का जा रहा है, 6 पंचे 30 जा रहा है। 10 का जा रहा है, 10 तिया 30, ये भी जा रहा है। 15 का भी 15 दूनी 30, 30 एकम 30। सभी संख्याओं का इस संख्या में भाग जा रहा है। समझ गए? तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। अब इसमें क्या क्या पूछ लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 30 के अभाज्य गुणनखंड पूछ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद रखना, ये पूछ लेते हैं इसलिए लिख रहे हैं। पूछ लेते हैं, यह 30 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकती है, पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेते हैं। और क्या पूछ लेते हैं? अगर ये 30 के गुणनखंडों की संख्या, सिर्फ गुणनखंडों की संख्या,
दोनों तीनों क्वेश्चनों में बहुत अंतर है। देखिए यहाँ पे गुणक पूछा है, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या पूछी है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 30 लिखा हो, 30 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले इसमें 2 का भाग देते हैं। किसका देते हैं? क्यों दिया 2 का भाग? इसकी वजह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का भाग दिया, दे लेते हैं। 2 से भाग दिया तो 15 बार गया। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 5 15, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी मिलेगी? 3 है, और 3 का भाग नहीं जाएगा तो अगर 3 का नहीं जा रहा है तो नंबर किसका आएगा? 5 है। तो अभाज्य संख्या को क्रम में भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे हम इसमें, 1 बार जा रहा है। ठीक, तो हमारे सामने ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। कितनी है? 1 2 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई है? 3। गिनती कर लेते हैं तो आंसर कितना हो गया? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड जब हमने निकाल लिया तो गुणनखंडों की संख्या भी निकाल लेंगे। ये 1 बार है, 2 बार होता तो यहाँ पे घात 2 की लगती, 3 बार होता तो घात 3 की लगती। अभी तो 1 ही बार है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो इनके घातों का गुणा करेंगे। किसका करेंगे? घातों का गुणा। लेकिन ध्यान रखना, घातों का गुणा तो करना है, लेकिन 1 प्लस करके। क्या करके? 1 प्लस करके। सभी की घातों में 1 1 जोड़ देंगे, फिर गुणा कर देंगे। तो हमने यहां लिख दिया, 1 घात है, इसमें 1 जोड़ दिया, 2 गुणा, इसमें 1 जोड़ दिया, 2, 1 और 1 2, इसमें 1 जोड़ दिया तो घात कितनी हो जाएगी? 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस फोन को अटेंड कर लें। हेलो, जो कह रहा था करवाइए। हाँ देखो इसको, एक चादर की माप 40 बाई 36 सेंटीमीटर है। 40 गुणा नहीं है, 40 बाई कितना है? 36। इसका मतलब ये होगा एक चादर है जिसकी माप लंबाई कितनी है? 40। 40 लंबाई है और 36 इसकी चौड़ाई है। ये मतलब है यहाँ पर एक चादर की माप 40 बाई 36 है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ उस चादर का कुछ भाग भी व्यर्थ ना गवाकर 3 बाई 4 सेंटीमीटर माप के कितने टुकड़े बनेंगे? इसके छोटे छोटे पीस करना है। एक पीस की जो माप है वो है 3 बाई 4। ऐसे कितने टुकड़े होंगे? संख्या पूछी टुकड़ों की, बहुत ही सरल है। जब भी संख्या पूछे क्या करेंगे? पूरी चादर, जितना ज्यादा बड़ी चादर होगी उतने ज्यादा टुकड़े होंगे, होंगे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? इसको बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो बड़े का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बड़े वाले के लिए क्या है? लंबाई चौड़ाई। 40 गुणा 36। छोटे वाला कितना पीस है? 3 बाई 4। 3 गुणा 4 काट देंगे, आंसर निकल जाएगा। 4 से कट गया 10 बार, 4 10
40। 3 से कट गया 12 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 10 गुणा 12 यानी कितने टुकड़े होंगे इसके? 120। 120 टुकड़े होंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 120। समझ में आया? जब भी संख्या पूछी जाती है, किसी भी आयताकार प्लॉट हो या आयताकार चादर हो, उनकी संख्या पूछना है तो बड़े वाले का क्षेत्रफल बटे छोटे वाले के क्षेत्रफल बराबर संख्या निकल आएगी। ठीक है, काटना तुमको आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी संख्या का 60% यदि किसी संख्या का 60% का 35% इतना हो, तब वह संख्या क्या होगी? एक संख्या है जिसका 60% का 35% दे रखा है। किसी संख्या, एक संख्या मान लेते x है, उसका 60% ऐसे पूरा लिख लेते हैं, एक संख्या पता नहीं है तो उसे x ले लिया, का 60% का 35% बराबर कितना दे रखा है? 10.5 हो। एक संख्या का 60% का 35% बराबर इतना है, तो वह संख्या क्या होगी? कैसे निकालेंगे? x का मान गुणा 60% का चिन्ह हटा तो नीचे 100, यहां तक को लिख लिया ऐसे, आगे और भी है। का मान फिर से गुणा 35% का चिन्ह हटेगा तो नीचे फिर से 100 आएगा। 100 इसका है और 100 इसका है और दोनों का के गुणा है, बराबर में 10.5। दशमलव कटेगा तो नीचे 10 आएगा। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। हमने पहले ही बताया था, अगर हर की संख्या कट रही है तो काट देंगे। अब आपके सामने ये बच्चा है, ये 100 है और इधर ही बच्चा है, इसको काट लेते हैं। 7 से काट ले, 7 पंचे 35 है। 7 से इसका हर कट रहा है, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंचे 35। 5 से ये कट रहा है, 5 3 15। देखो इसका अंश और इसका अंश कट रहा है, इसलिए काट रहे हैं। अब हमारे सामने जो कट चुका है वो तो कट चुके हैं, बाकी 3 बचा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 बार। तो जिस संख्या की हमें जरूरत थी वो संख्या आ चुकी। देखिए इधर वाला पोर्शन पूरा कट गया। जब हमने बोला पूरा कट जाता है तो आंसर कितना बचता है? 1 है। इधर ये सब कुछ कट चुके, लेकिन 50 बचा है, तो 50 भाग वाला बचा है, इधर जाएगा तो काय में जाएगा? गुणा। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 50। पहला आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक कार का वास्तविक मूल्य 80,000 रुपया है। यदि यानी अगर वास्तविक मूल्य को 10% कम कर दिया है तो नया मूल्य क्या होगा? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, एकदम इसी। वास्तविक मूल्य दे रखा 80,000 और 10% कम करने के बाद क्या होगा? यही है, इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि 10% कम हो गया। किससे कम होगा? वास्तविक मूल्य से कम हो गया। वास्तविक मूल्य जो था वो कितना था? 80,000 था, और ये पूरा 100% के बराबर होता है, लेकिन ये 100% नहीं बचा, 10% कम हो गया। इसका मतलब कितना बचा है? इसका 90%। परसेंट का चिन्ह हटता है तो नीचे 100 आता है। तो इस संख्या का 10% कम कर दिया, 10% कम किया यानी 100 से 10 कम हो गया,
ज्यादा की बोलते तो ज्यादा कर देते, 100 से ज्यादा कर देते। तो जब हम 100 से कम कर देते हैं तो वो परसेंटेज में कम होता है सीधा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इस संख्या का 10% कम कर दिया, इस संख्या का कितना बचा, 90% बचा। इस संख्या का कितना बचेगा, 90%, क्योंकि ये संख्या अपने आप में 100% थी, लेकिन इसका कितना निकाल लिया उन्होंने, 90% कम करके। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 8 72, 3 जीरो ये है, तब 70,000 दो, सॉरी 72,000 बचा है। कितना बचा, 72,000। पहला आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, जूते वाला। एक दुकानदार अपनी दुकान पर जूते बेचता है। निम्न चित्रालेख वर्ष के अंतिम 4 महीनों में उसके द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या को दर्शाता है। तो उसने इन 4 महीनों में कुल कितने जोड़े जूते बेचे, कितने जोड़े जूते बेचे। भाई देखो, जूते तो कम दिख रहे हैं, आंसर दिख रहे हैं बड़े बड़े। जूते कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 4 महीनों में उसने कितने जूते बेचे, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बेच पाए। कितने बेचे, 10 जूते। और एक जूता किसके बराबर है, 112 जोड़े के बराबर। तो 10 बेचे उसने, तो ऐसे तो 10 का, तो उसने कितने बेच लिए होंगे, 1120 जोड़े जूते बेच लिए। पहला आंसर। अगला क्वेश्चन तेरा, समझ में आ रहा है, पूरा सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, एक स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान गति से जाता है। बताओ वह 600 किलोमीटर कितने समय में पूरा कर लेगा। ऐसा एक क्वेश्चन एकदम सरल है। स्कूटर की जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी चलना है, 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी चाल। दूरी 600 किलोमीटर, किलोमीटर यूनिट देख लेना, सेम होना चाहिए। ये किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में होना चाहिए, ना तो एक जैसा करेंगे। अगर मीटर में होता तो मीटर में चेंज कर, फिलहाल ठीक है। दूरी बटे चाल, चाल कितनी है, 40 है। तो ये क्या निकल आएगा तुम्हारा, समय। और समय ही तो पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है, कितना समय में पूरा करेगा। 0 से 0 कट, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंचे 20, पूरा 15 घंटा लग गया। कितना लग गया, 15 घंटा। 15 घंटे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, 16वां क्वेश्चन। रोहित 18 घंटे में 90 पृष्ठ नकल कर सकता है और प्रत्येक घंटे के लिए उसे 5 रुपया मिलते हैं।
यदि वह 45 पृष्ठ नकल करे तो कितना रुपया मिलेगा। ध्यान से देखें तो यहाँ प्रत्येक घंटे का यानी 1 घंटे का जो है 5 रुपया मिल रहा है उसको। 1 घंटे का कितना मिल रहा है 5 रुपया। और 18 घंटे में उसने कितना पेज नकल कर सकता है, वो 18 घंटे में कर सकता है 90 पेज नकल कर सकता है। तो हमें ये पता करना है कि 18 घंटे में जो 90 पेज नकल कर सकता है तो 1 घंटे में कितना पेज कर रहा होगा। 18 घंटे में 90, तो 1 घंटे में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 18 का भाग 90 में दे देंगे, तो 18 पंचे 90, यानी 1 घंटा में ये 5 पेज नकल कर रहा है। कितना कर रहा है 5 पेज नकल कर रहा है। समझ आ गया। यानी देखा जाए तो ये 5 पेज नकल कितने घंटे में कर रहा है 1 घंटा में। यही तो है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया 5 पेज नकल 1 घंटे में। तो 1 पेज नकल कितने घंटे में कर रहा होगा, इसको निकाल लेंगे। 1 पेज नकल 1/5 घंटे में कर रहा होगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें नकल पेज कितने नकल करना है 45 पृष्ठ पेज नकल करना है। तो 45 को निकालने के लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि 1 पेज कितने घंटे में कर रहा है। यही करेंगे। तो यहां पर हमने 5 पेज 1 घंटे में कर रहा था, 1 पेज का निकाला तो 5 को इधर भेज दिया, तो 1 पेज का समय निकल आया। अब 45 का निकाल सके, जब 1 पेज का समय निकल आया तो 45 का भी निकाल लेंगे। तो 45 पेज का जो है कितना समय निकल के आएगा, तो 45 का गुणा कर देंगे, 45 का इधर कर देंगे, 5 नेम 45, 9 घंटे लग रहा है उसको। कितने लग रहे हैं 9 घंटे। 45 पेज में उसे 9 घंटे लग रहे हैं। और 1 घंटे का जो पैसा मिल रहा था उससे कितना मिल रहा था 5 रुपया मिल रहा था। तो 9 घंटे का कितना रुपया मिलेगा, 1 घंटे का 5 मिला तो 9 घंटे का 45 रुपया मिलेगा। तीसरा आंसर। आप आंसर यहाँ पे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे कि 5 के पहाड़े में 45 आता है। कितना आता है, तो हम क्या कर देते, इसमें 45 पेज बनाना था तो यहीं पर 9 का गुणा कर देते। तो 45 पेज करने में उसे 9 घंटा लग रहे थे और 1 घंटे का 5 रुपया मिल रहा था, तो 9 घंटे का कितना मिलता, 5 का गुणा और कर देते। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद खत्म हो जाएगी क्लास। 817वां क्वेश्चन है ये। आठ सौ का 4 सही 1/3 वर्ष में 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 850 का 4 सही 1/3 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज पूछा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू, जैसे साधारण ब्याज कहते हैं प्रिंसिपल रेट और टाइम बटा 100। प्रिंसिपल कितना है, उधार ली गई राशि को प्रिंसिपल उसने कितना रुपया है 850 का निकालना है, तो 850 तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया। रेट प्रतिशत में दी होती है 6। समय को सही लिख लेंगे, 3 चौके 12, 12 और 1 13, 13/3 ये समय था, बटे में 100 ये वाला। सॉल्व करेंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा, 0 से 0 कट गया,
3 से ये कट गया 2 बार और 2 से कट गया 5 बार, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। सब कुछ कटने के बाद एक 17 बचा, एक 13 बचा, तो 17 गुणा 13, 17 3 51 गुणा करेंगे, 17 3 51 हासिल लग गया 5, 17 एकम 17, 5 22, ब्याज मिल गया 251 आएगा, 17 3 51, 221 कितना आएगा 221। समझ आ गया। उधर गुणा इस डायरेक्शन में किया हमने, गुणा इस डायरेक्शन में, 17 3 51 का एक हासिल लगा 5, 17 एकम 17, 17 5 22। ये क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। यदि P अनुपात Q, इसे अनुपात पढ़ते हैं, P अनुपात Q बराबर 3:4 तथा Q अनुपात R बराबर 8:9 हो तो P अनुपात R का मान क्या होगा। यानी देखा जाए तो प्रथम और अंतिम को पूछा है अनुपात, इन दोनों को हटाना है Q को, तो यहां डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसके लिए तीनों को भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले तीनों का निकाल लेते हैं कि P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा, फिर उसमें से P और R ले सकते हैं। अगर आप तीनों निकाल लेते तो अच्छी बात है, आसानी से निकल जाएगा। आज तुम इसको समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। देखो ध्यान से क्या करोगे, P अनुपात Q, इसकी वैल्यू कितनी है 3:4। उसके बाद देखिए Q अनुपात R, ये Q था तो Q के नीचे Q लिखा, Q अनुपात R, Q के नीचे Q लिखा है तो Q की वैल्यू ये थी, ये P था तुम्हारा और ये तुम्हारा Q है। इस कंडीशन में Q की वैल्यू यहां पर कितनी है 8:9, 8:9 जी हाँ, समझ में आया। देखो यहां पर ध्यान से P अनुपात Q दे रखा 3:4, तो P अनुपात Q बराबर 3:4, P और Q का अनुपात दे रखा है। फिर Q अनुपात R, Q से स्टार्ट हुआ, Q अनुपात R 8:9 दे रखा है, तो Q के नीचे Q को लिख लिया। यहाँ पे ABC भी हो सकती है, आपको यहाँ पे Q के नीचे Q लिख लिया और यहाँ पे भी Q की वैल्यू Q के नीचे लिख ली। Q के 2 मान थे, Q के कितने मान थे अभी 2, एक तो Q बराबर कितना है 4, ठीक है, ये Q बराबर कितना है 8 है, दोनों वैल्यू को एक दूसरे के नीचे लिखा है, ठीक है। अब Q के 2 मान तो होंगे नहीं, मान तो एक ही होगा और दोनों बराबर होंगे, तो ये 8 है तो इसे 8 कर सकते हैं, तुम कर सकते हैं कि नहीं। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 4 दूनी 8, तो इस वाले पोर्शन में 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें भी 2 का गुणा होगा, 2 3 6, 2 चौकी 8, तो P बराबर हो जाएगा 6, Q बराबर हो जाएगा 8 और R बराबर कितना है 9। समझ में आया इसमें 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि Q का मान एक जैसा होना चाहिए, तो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया और आ गया। और इस तरफ से भी नहीं आता तो हम इसको ऐसे कर देंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इन दोनों का गुणा कर देंगे। ऐसे करने से भी आंसर आ जाएगा, ऐसा करने से भी आंसर आ जाएगा। देखो 8 दिया कितना हो जाएगा 24, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 4 नेम कितना हो जाएगा 36, पर इसमें भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, एक जैसी संख्या का भाग जा रहा है, तो 6 का जी 8 चौके 32 होता है, 34 लिख दिया हमने। इसमें 6 का भाग जा रहा है, इसमें 6 का भाग जा रहा है, इसमें 6 का भाग जा रहा है। जब ये कट रही हो तो काटना पड़ता है, 6 चौक 6 से नहीं 4 से जा रहा है, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 के पाड़े में नहीं आता,
4 अट्ठे 32, 4 से जा रहा है, 4 छिंग 24 है, 4 अट्ठे 32 है और 4 नेम 36। तो यहां पर तुम्हारे सामने ये आ गया। तो P और Q, P और R का अनुपात कितना आ गया? P अनुपात R। P का मान कितना है? 6 और R का मान कितना है? 9। आंसर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये कट रहे हैं, कट रहे तो काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 अनुपात 3। अब इतना लंबा करवाया हमने आपको, वो बेसिक करवाया। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा वो डायरेक्ट है, पहला और आखिरी, तो हम डायरेक्ट ही निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने तीनों का निकाला था। किसका निकाला? तीनों का, P अनुपात Q अनुपात R। अगर सिर्फ प्रथम और लास्ट का पूछा हो तो उसे हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे अनुपात माने क्या होता है? बटे। अनुपात माने क्या होता है? बटे। इसका इससे गुणा कर देंगे, गुणा Q अनुपात R। तो P अनुपात Q का मान कितना है? 3/4 और इसका मान कितना है? 8/9। बस इसे काट देंगे, सीधा आंसर निकल आएगा। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 2 अनुपात 3। अब वो हमने पहले ऐसा क्यों करवाया था? क्योंकि तीनों का अनुपात भी पूछ लेते हैं। जब क्वेश्चन आया है तो उसका सारे चीजें हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने P अनुपात Q अनुपात R के वैल्यू निकालना सिखा दी थी और इसके बाद ही है ये डायरेक्ट आंसर था तुम्हारा। ये देखिए Q से Q कट जाएगा तो अब क्या बचेगा? P और R बचेगा। P बटे R बराबर कितना? 2/3 और बटे माने क्या होता है? अनुपात। ये आंसर आ गया सीधा, समझ आ गया, ठीक है। जब भी प्रथम और लास्ट का दे रखा पूछा हो तो डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते हैं। अनुपात संख्या जो नंबर वो दे रखे हैं उनका डायरेक्ट गुणा और संख्याओं का अलग गुणा करके डायरेक्ट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। ये क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन बस करना है। 71 गुणा 29 प्लस 27 गुणा 15 प्लस 8 गुणा 4। बस इसका मान क्या होगा? गुणा ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, फिर इसका भी कर लेंगे और इसका भी, तीनों का गुणा करके जोड़ देना है। 9 एकम 9, 9 7 63, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 9 5 10 2। ये इसका आंसर आ गया। इसका कर लेते हैं। 15 सत्ते 105, 10 हाथ से 15 दूनी 30, 40। इसका आंसर आ गया 405। 4 अट्ठे 32, जोड़ेंगे तो 16, 9 4 2। आंसर कौन सा है? 2496, तीसरा आंसर। अगला क्वेश्चन लास्ट है जी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्या। प्रथम लगा है तो शुरू से लिखेंगे, बीच में से नहीं लिखेंगे। प्रथम लिखा है तो शुरू से लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 प्लस 5 7 11 13 17 19 23 29। ये 10 अभाज्य संख्या हो गई प्रथम। औसत पूछा है तो 10 संख्याओं को जोड़ रहे हैं। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। संख्या कितनी थी? 10 थी,
और ये तुम्हारा औसत बन गया। औसत निकालने का तरीका ये होता है, जितनी भी संख्याओं को जोड़ा गया है उतने ही से भाग देना है। जोड़ लेते, थोड़ा आसान तरीका से जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आसान आसान जुड़ जाए। जैसे इसको इसमें जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 20, नहीं 30 होगा, कितना हो जाएगा 30, ये कट गई, ये कट गई। 17 और 13 जोड़ लेंगे, ये भी 30 हो रहा है, इनको भी काट देते हैं, बाद में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इनको और जोड़ लेते हैं, 7 और 23, ये भी 30 हो गया, इनको भी काट देते हैं। अब इन तीनों को जोड़ा तो 10 हो गया, बचा अकेला, 10 इसमें जोड़ दिया तो 39 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 12, 129 बटे में कितना 10, तो 12.9। आंसर कौन सा होगा? तीसरा। ठीक है, तो अब ये आज की क्लास बस मैथ की इतनी ही थी। बस इसके लिए एक क्लास को आज विराम करते हैं यहीं पर।